मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जियोग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है और आगे भी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और उसको आप कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो आज का प्रैक्टिस सेट टाइप का होगा। आप केवल चेक करें कि आपके यहाँ पर कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप लास्ट में बताइएगा कि आपने टोटल क्वेश्चन में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 1.4%, 2.4%, 3.4% और 4.4%। आपको बताना ये है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, आपको बताना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपको पता होगा। जिसमें पूछा जा रहा था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि इसके आंसर हमें 2.4% देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये भी क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। आपको बताना ये है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं, बता देंगे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर हम आपको बता देते हैं। जब भी पूछे कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं तो आपको बताना होगा 16.7% लोग भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही बता देंगे कि भारत का क्षेत्रफल हमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमें कितना देखने को मिलती है, तब बहुत आसानी से बता देंगे कि भारत से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमें 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना देखने को मिलती है, तब बहुत आसानी से बता देंगे कि भारत में पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हमें 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। यदि पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है तो आपको बताना होगा 3214। यदि आपसे पूछे कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हमें कितना देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा 2933 किलोमीटर में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यही आ गया कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हमें 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमें 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है। आपको बताना ये है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई में कितना देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। जब भी पूछा जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना देखने को मिलता है तो आप बताएंगे 15,200 किलोमीटर में भारत की स्थल सीमा की लंबाई देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि भारत की तट रेखा की लंबाई हमें टोटल 6100 किलोमीटर देखने को मिलता है। अभी हमने आपको बताया कि यदि पूछे कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना देखने को मिलता है तो आप बताएंगे कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई हमें 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है तो आप बहुत आसानी से बताएंगे कि 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितना देखने को तो आपको बताना होगा 6100 किलोमीटर में तट रेखा की लंबाई देखने को मिलता है। ठीक है, क्या पूछेगा स्थल सीमा की लंबाई पूछे तो आपको बताना होगा 15,200 किलोमीटर और तट रेखा की लंबाई पूछे तो आपको बताना होगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। आपको बताना ये कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई में कितना देखने को मिलता है। केवल हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि तट रेखा की लंबाई कितना है तो आपको बताना होगा 6100 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले कि द्वीपों सहित हमें भारत की तट रेखा की लंबाई कितना देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा 7516.6 किलोमीटर। क्या बताना होगा, जब भी पूछे कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा 7516 किलोमीटर में तट रेखा की लंबाई देखने को मिलता है द्वीपों सहित। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन गया, यदि आपसे पूछे कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है तो आपको बताना होगा 15,200 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ दे कि केवल हमें तट रेखा की लंबाई कितना देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा 6100 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ दे कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है तो आपको बताना होगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप बताएंगे कि भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से हमें 876 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? यदि क्वेश्चन बने कि भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है तो आपको बताना होगा कि भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है तो आपको बताना होगा 876 किलोमीटर। आज हमने जो क्वेश्चन लिया केवल क्वेश्चन लिया और उसके आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस टाइप का देखना है कि यहाँ पे कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और उसका आंसर आपको लास्ट में बताना है कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। आपको बताना ये है कि भारत के कितने राज्य हमें समुद्र तट रेखा में देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। जब भी पूछे कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है तो आपको बताना होगा कि 9 राज्य हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो समुद्र तट रेखा में देखने को मिलते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा में, और वो राज्य कौन कौन से हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जब भी आपसे पूछे कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में तो आपको बताना होगा 9 राज्य, और वो 9 राज्य कौन कौन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आपको बताना ये है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी हमें देखने को मिलती है। अभी हमने आपको बताया कि भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट पे हैं। अब इसमें से पूछा ये जा रहा है कि इन 9 राज्यों में ऐसा कौन राज्य है जिसकी तट रेखा में सबसे लंबी देखने को मिलती है। आप बताएंगे, आपको बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आपको बता देते हैं। जब भी पूछे कि भारत के कौन से राज्य ऐसा है जिसकी तट रेखा में सबसे लंबी देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा गुजरात। यहीं पर यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन राज्य है जिसकी तट रेखा में सबसे छोटी देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा गोवा। क्या क्वेश्चन बनेगा? यदि आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है तो आपको बताना होगा गुजरात। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य की तट रेखा में सबसे कम देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा गोवा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपको बताना ये है कि कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है या भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर हमें कर्क रेखा देखने को मिलेगा। क्या रेखा देखने को मिलेगा? कर्क रेखा। यदि आपसे पूछे कि भारत की कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है या भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है तो आपको बताना कर्क रेखा। अब यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आपको बताना होगा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें से पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जब भी बात आएगी कर्क रेखा की तो आपको दिमाग में रखना है कि कर्क रेखा से एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वह कौन सी रेखा जो भारत के मध्य से होकर जाती है तो आपको बताना होगा कर्क रेखा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आपको बताना होगा कि 8 राज्यों से। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो राज्य कौन कौन देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आंसर बताना है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों होकर गुजरती है, उनका नाम क्या देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला केप कोमोरियन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और किबिथु। आपको बताना ये है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। आपको पता है? आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि भारत के मुख्य भूमिका आपको दिमाग में रखना है। पूछेगा यदि मुख्य भूमिका तो आपको बताना है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक हमें केप कोमोरियन देखने को मिलता है। यदि यहीं पे क्वेश्चन केवल ये पूछ ले कि भारत के दक्षिणी नोक क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि भारत का दक्षिणी नोक। आपको दिमाग में रखना मुख्य भूमि की बात नहीं आना। ठीक है, यदि पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी नोक क्या है तो आपको बताना होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब यदि आपसे पूछे कि भारत का उत्तरी पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे कहें कि भारत का हमें उत्तरी बिंदु क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमें इंदिरा कॉल देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा भारत का पूर्वी बिंदु हमें किबिथु देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है तो आपको बताना होगा सरकरी या गौहर माता में भारत का पश्चिमी बिंदु देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? यदि आपसे पूछे कि भारत का मुख्य भूमिका हमें दक्षिणी बिंदु क्या देखने को मिलता है तो केप कोमोरियन बताना होगा। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु या मुख्य भूमि की बात नहीं आना चाहिए तो आपको बताना होगा इंदिरा पॉइंट। यदि आपसे पूछे कि भारत का हमें उत्तरी बिंदु क्या देखने को मिलता है, सबसे उत्तरी बिंदु, तो आपको बताना होगा कि इंदिरा कॉल। यदि आपसे पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है तो आपको बताना होगा किबिथु। यदि आपसे पूछे कि भारत के हमें पश्चिमी बिंदु क्या है तो आपको बताना गौहर माता या हमें सरकरी देखने को मिलता है। तो हमने ये कहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी बात आएगी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की तो आपको बताना होगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हमें इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। यदि केवल पूछते कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है तो आपको बताना केप कोमेरियन। यदि आपसे पूछते कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो आपको बताना इंदिरा कॉल। यदि आपसे पूछते कि भारत का पूर्वी बिंदु सबसे क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना किपितु। यदि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है तो आपको बताना होगा गौहर माता या सरकरिक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हमें यहाँ पे बी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। आपको बताना ये है कि भारत के मुख्य भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या देखने को मिलता है। अभी हमने आपको इसका आंसर बताया, जब भी आपसे पूछे केप कोमेरियन क्या है तो आपको बताना होगा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग है। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे दक्षिणी भाग क्या है तो आपको बताना होगा इंदिरा पॉइंट। यदि आपसे पूछे कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो आपको बताना इंदिरा कॉल। यदि आपसे पूछे कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो आपको बताना होगा किबितु। यदि आपसे पूछे कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है तो आपको बताना गौहर माता या सरकरिक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है। आपको बताना ये है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित देखने को मिलता है, बता देंगे। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि आदम का पुल कहाँ देखने को मिलता है या ऐसे कहें कि आदम का पुल किन दो देशों के बीच देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि आदम का पुल हमें भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा आदम का पुल हमें भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। आपको बताना ये है कि डंकन पास हमें किसके बीच देखने को मिलता है, बता देंगे। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि डंकन पास की और पूछा जाएगा कि डंकन पास किसके बीच हमें देखने को मिलते हैं तो आपको बताना होगा कि डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच हमें देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि डंकन पास किसके बीच देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि डंकन पास हमें दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच देखने को मिलता है। हमारा यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। आपको दिमाग में रखना है कि ये वीडियो केवल प्रैक्टिस सेट टाइप का है, इसका हम केवल आंसर यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि दीव एक द्वीप है, कहाँ स्थित है। आपको बताना ये है कि दीव नाम का एक द्वीप हमें देखने को मिलता है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, बता देंगे। आपका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि दीव की और पूछा जाएगा कि दीव जो एक द्वीप देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि दीव हमें गुजरात के तट पर देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि दीव एक द्वीप है और कहाँ पे देखने को मिलता है या किस तट पर देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि दीव एक द्वीप है जो कि हमें गुजरात के तट पर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। इसका आंसर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है तो आपको बताना होगा कि श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है तो आपको बताना होगा मन्नार की खाड़ी। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि क्वेश्चन बने कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है तो आपको बताना होगा कि श्रीलंका को भारत से अलग मन्नार की खाड़ी करता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है। आपको बताना ये है कि भारत का कौन सा भूभाग में प्राचीनतम देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन देख के आपको बताना होगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग की पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार में सबसे प्राचीनतम देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। आपको बताना ये है कि लक्षद्वीप समूह में जितने भी हमें द्वीप देखने को मिलते हैं उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आपको बताना होगा कि लक्षद्वीप में जितने भी हमें द्वीप देखने को मिलते हैं उनकी उत्पत्ति प्रवाल से देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जब भी बात आएगी लक्षद्वीप की, अब पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप समूह में जितने भी हमें द्वीप देखने को मिलते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो आपको बताना होगा कि प्रवाल से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूमीर द्वीप हमें कहाँ देखने को मिलता है, या क्वेश्चन में से ये पूछा जा रहा है कि न्यूमीर द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना ये है कि न्यूमीर द्वीप हमें कहाँ देखने को मिलता है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि न्यूमीर द्वीप की और पूछा जाएगा कि कहाँ देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे हमने अभी तक 25 क्वेश्चन बताए। ये वीडियो आज का प्रैक्टिस सेट टाइप का है, आपको यहाँ पे चेक ये करना है कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। आपको बताना ये है कि लक्षद्वीप समूह हमें कहाँ देखने को मिलता है, बता सकते हैं। इसका आंसर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर आपको बता देते हैं कि जब भी बात है कि लक्षद्वीप समूह की तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप हमें देखने को मिलते हैं वो किससे मिलकर बने, तो आपको बताना होगा प्रवाल से। अब यदि आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है तो आपको बताना होगा कि लक्षद्वीप समूह हमें अरब सागर में देखने को मिलता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यदि आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप समूह में टोटल
टोटल कितने द्वीप देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि लक्षद्वीप समूह में टोटल में 36 द्वीप देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना अरब सागर में। अब यदि पूछे थे कि लक्षद्वीप समूह में जितना हमें द्वीप देखने को मिलते हैं, जो कि 36 द्वीप देखने को मिलते हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, तो आपको बताना होगा प्रवाल से। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन वही आ गया जिसमें से पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी बात आएगी लक्षद्वीप की और पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो आपको बताऊंगा 36 द्वीप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप बताएंगे कि भारत किस गोलार्ध में है। यदि आपसे पूछ दे तो आपको बताना होगा कि भारत हमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना होगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आपको बताना ये है कि जो शिव समुद्रम द्वीप हमें देखने को मिलता है वो किस नदी द्वारा बनाया गया, आप बता सकते हैं। आपको पता हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि शिव समुद्रम द्वीप की और पूछा जाएगा कि शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनाया गया, तो आपको बताना होगा कि कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, यदि आपसे पूछ दे कि कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप कौन सा है, तो आपको बताना होगा शिव समुद्रम द्वीप। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आपको बताना ये है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बता सकते हैं। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको बताना होगा बांग्लादेश के साथ। यहीं पे क्वेश्चन यदि ये पूछ रहे कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको बताना होगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आपको बताना ये है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बता सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको बताना होगा बांग्लादेश के साथ। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको बताना होगा अफगानिस्तान के साथ। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपको बताना होगा अफगानिस्तान के साथ। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपको बताना होगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है। आपको एक्चुअली बताना ये है कि भारत में जितना परसेंट हमें भूमि देखने को मिलती है, उस भूमि में हमें कितना परसेंट पर्वत देखने को मिलता है, बता सकते हैं। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट हमें पर्वतीय भाग देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि 11% हमें पर्वत के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है। आपको बताना ये है कि भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट मैदानी भाग देखने को मिलता है, बता सकते हैं। आपको पता हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी भाग देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि 43% भाग हमें मैदानी भाग देखने को मिलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है। आपको बताना ये कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, बता सकते हैं। इसका आंसर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो आपको बताना होगा पंबन चैनल। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो आपको बताना होगा पंबन चैनल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना ये है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना होगा कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग हम कोकर तट के नाम से जानते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, उत्तर वाला भाग, तो आपको बताना कोकर तट से। यदि यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा मलाबार तट से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का यदि उत्तरी भाग पूछे, तो आपको बताना होगा कोकर तट। यदि यहीं पे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग क्या है, तो आपको बताना होगा मलाबार तट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। आपको बताना ये है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील तक हमें देखने को मिलता है, बता सकते हैं। आपको पता हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितना दूर तक देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि हमें 12 समुद्री मील तक देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन बनेगा यदि आपसे पूछे कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितना समुद्री मील की दूरी तक है, तो आपको बताना होगा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। आपको बताना ये है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी देखने को मिलती है, आपको पता है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि मैकमोहन रेखा की और पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि पाक जलडमरू मध्य कहां देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि पाक जलडमरू मध्य में भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो आपको बताना होगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो आपको बताना होगा कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो आपको बताना होगा कि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। जब भी आपसे पूछे कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा रेड क्लिफ रेखा। ठीक, यहाँ पे हमने टोटल 38 क्वेश्चन लिया था। आपको बताना ये है कि इन 38 में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ न्यू कंसेप्ट एंड कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।